हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी फाइन होंगे। पीपीजीएस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, आपका मोस्ट वेलकम है। सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आपके जीएस स्टडी के लिए हम आपकी लगातार क्लासेस लेके आ रहे हैं, लगातार वीडियोस डाल रहे हैं। तो आज हमारा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स अर्थात व्यक्तिगत सिद्धांत। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के सिद्धांत को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में दिया गया था। और 1848 में इस सिद्धांत को दिए जाने के पीछे था कि धीरे धीरे करके भारत में जो रियासतें थीं उन रियासतों को बगैर युद्ध के ही हड़प लेना, अर्थात ब्रिटिश भारत में उन रियासतों का विलय कर देना बिना किसी प्रकार के युद्ध किए ही, वे ही ऐसी ही नीति को व्यक्तिगत सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत इम्प्लीमेंट करने के बाद में भारतीय जो नरेश थे, भारतीय जो राजा थे, उनके मन में बहुत ही गहरा असंतोष की भावना ने जन्म ले लिया था। और असंतोष की भावना ने तो जन्म लेना ही था, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत अंग्रेजों ने जो नीतियां बनाई थी, उस नीतियों से भारतीय राजाओं के जो साम्राज्य था, उनका जो शासन था, उनकी जो नीतियां, उनका जो राज्य था, उनको अंग्रेज हड़प रहे थे। इस कारण भारतीय नरेश इस नीति से बहुत ही अधिक अप्रसन्न थे। इस नीति के अंदर हम कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं। अगर राज्य के शासक की मृत्यु बिना जीवित उत्तराधिकारी हो जाती थी, अर्थात अगर राज्य के शासक की मृत्यु बिना उसके जीवित उत्तराधिकारी की हो जाती थी, तो उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया जाता था। मान लीजिए महेंद्रगढ़ का शासक है, उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात ऐसी एज में मृत्यु हो जाती है जब उसका कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं है, तो इस रियासत को वापस मिला लिया जाता था। अन्य दुष्परिणाम की हम बात करें, शासक को बच्चा गोद लेने की इजाज़त नहीं, अर्थात अगर किसी नरेश या शासक की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद बच्चा को गोद लेने, अर्थात वो किसी प्रकार के बच्चे को गोद नहीं ले सकते थे। अन्य प्रावधान ये किया गया था। इससे भी भारतीय नरेशों में काफ़ी गहरी असंतोष की भावना ने जन्म लिया था। अन्य हम बात करें कुप्रबंधन के आधार पर, ये कुप्रबंधन एक अंग्रेजों के हाथ में एक ऐसा हथियार था जिसका कोई रीजनेबल आंसर हो ही नहीं सकता। अर्थात वो किसी भी राज्य शासक को ये कह सकते थे कि आपका जो शासन है वो सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए हम इसको अधिग्रहण इस प्रकार हम इसको अपने ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाते हैं। अब बताओ, वो कैसा भी आरोप लगा सकते थे, किसी भी आधार पर लगा सकते थे, और उसका उनके पीछे कोई रीजन भी नहीं था। कुप्रबंधन अर्थात आप सही ढंग से अपने राज्य को नहीं चला रहे। अब बताओ आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो तीनों ही जो कारण रखे गए थे बड़े अव्यावहारिक थे, बहुत ही अव्यावहारिक कारण थे। अब इस नीति के तहत सर्वप्रथम जिस भारतीय रियासत का विलय किया गया था, जिसको मिलाया गया था, सर्वप्रथम हम बात करें 1848 में सतारा को सबसे पहले सतारा को इस सिद्धांत के तहत ब्रिटिश भारत में मिलाया गया। उसके बाद जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, उसके बाद उदयपुर छत्तीसगढ़ 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854 व बाद में तंजौर व अर्कोट 1855 आदि को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। इन सभी को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। इससे भारतीय नरेशों में भय उत्पन्न हो गया। भारतीय जो नरेश थे, शासक थे, उनके अंदर भय उत्पन्न हो गया। किस प्रकार तो अंग्रेज धीरे धीरे सारे साम्राज्य को हड़प जाएंगे इन नीतियों के तहत। तो भारतीय नरेश अंग्रेजों के विरुद्ध उनके मन में एक विद्रोह की भावना ने जन्म ले लिया था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जिस प्रकार इन रियासतों को हड़प गए तो बाकी जो रियासतें बची हैं उनको भी धीरे धीरे वो हड़प जाएंगे। इस प्रकार अगर हम आगे बात करें तो फिर बाद में 13 फरवरी 1856 को क्या हुआ, अवध एक रियासत थी और अवध रियासत को कुप्रबंधन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। ये जो कुप्रबंधन के आधार पर इस रियासत को मिलाया गया, इसका बहुत ही अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। और इस प्रकार भारतीय राजाओं को ये एहसास हो गया था कि अंग्रेज अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार कुछ को तो इन पॉलिसी के तहत मिला लिया, जो इस पॉलिसी के तहत उनके अंडर में नहीं आया उनको एक नई नीति अर्थात कुप्रबंधन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। उस समय जो वहाँ का नवाब था, नवाब वाजिद अली शाह, जो उस समय शासन करता था, उस समय वहाँ पर ये शासन करता था। अब इसको
ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने के बाद में राज्य के दरबार में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे, दरबारी थे, नर्तक थे या नौकर वगैरह थे, या जितने भी संगीतकार थे, कवि थे, जितने भी कर्मचारी थे, उन सब के सामने रोजी रोटी की भी एक गंभीर समस्या हो गई। इस प्रकार का मैसेज तमाम जनता तक गया और इनके साथ, नरेशों के साथ साथ जो आम पीड़ित लोग थे, कमज़ोर तबके के लोग थे, या अंग्रेज़ों की नीति से जो प्रभावित होने वाले लोग थे, वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। तो इस नीति के तहत ही मुख्य यही बातें हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। वंदे मातरम।